हारून साहब, पाकिस्तान में डिजिटल एसेट्स के हवाले से बरसों इबाहम रहा है, लेकिन 2025 का जब साल जो है वो शुरू हुआ, इस पॉलिसी का रुख बदल गया। इस रुख के बदलने की असल वजह क्या है? अच्छा यासिर, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम से न्यूज़ में बुलाने का शुक्रिया। देखिए, आपने अभी जो इतनी डिटेल से जो आपने बात की है, बहुत कम एंकर ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान तो अगर देखा जाए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, तो ये बात तो आया है कि 2016-17 के बाद से ही पाकिस्तानियों में इसका रुझान बढ़ता चला गया। और जो आपकी बात है कि बिल्कुल बजा है कि इसमें तकरीबन कोई 4 करोड़ से ज्यादा सार्फिन मौजूद है। अब देखा जा रहा था काफी अरसे से ये बात जेर बहस थी कि इस पाकिस्तान में इस क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट किया जाए। अगर ये नंबर आप देखा जाए तो पाकिस्तान से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, जैसे इंडिया है, यूएसए और पाकिस्तान है। तो दुनिया में ये बात बड़ी हैरानगी से कही जा रही है और बड़ी ये देखी जा रही है कि पाकिस्तान इस वक्त थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एडॉप्टर आप कह सकते हैं इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी इससे डायरेक्ट बिलवास्ते से मुंसलिक हैं। अच्छा, जहां तक ये बात है रेगुलेशन की, वो आपने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि इस वक्त एक एनओसी का लाइसेंस का इजरा किया जा रहा है और उन तमाम स्पेशली वो जो लाइसेंस उन कंपनीज को पहले दिया जा रहा है जो ऑलरेडी हमारे पाकिस्तानियों को सपोर्ट करे, जिसमें बाइनेंस है, HTX है, KU Coin है, बिटगेट है, बाइबिट है और लातादार ऐसी रिनोन एक्सचेंजेस हैं दुनिया भर में जो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है, जहां से आप पाकिस्तान से बैठ के उस पर काम कर सकते हैं। उसमें से सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, वो बात ये की जा रही है कि इसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि अब तक ये बात जेर बहस थी। स्टेट बैंक का लेटर मुझे आज किया था 2018 में शाया हुआ, उसमें कहा गया कि ये जो बिटकॉइन है, वन कॉइन जिसकी MLM के साथ जोड़ा गया, ये इस तरह की जो है इसको उन्होंने ना इसको लीगल करार दिया ना इसको इलीगल करार दिया, बल्कि उन्होंने एक तंबीह किया आवाम को। लेकिन उसके बावजूद जो आवाम और खासतौर की जो जेनजी है जिनकी पैदाइश 2000 की है, 2000 की बात की है, उन्होंने इसको इतना तेजी से इसको अडॉप्ट किया कि अब हम आज हमारा शुमार जो दुनिया के तीसरे नंबर पर है। तो आने वाले दिनों में जो है वो महीनों में आपको देखा जाएगा कि पाकिस्तान में मजीद कंपनियों को लाइसेंस का इजरा किया जाएगा, मजीद जो है वो यहाँ पे जॉब के मौके, जाहिर सी बात है जब वो अपना कंपनी यहाँ पे एक्सचेंज अपना ऑफिस खोलेंगे, यहाँ पे वो मुलाजमत के मौके आएंगे, फिर यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होंगी। तो मेरे ख्याल से ये बिलावल बिन साकिब, फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे चीफ मार्शल साहब और जो हमारे जो शहबाज शरीफ हैं, इनका ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि इन्होंने इन हालात में पाकिस्तान को मजीद आगे करने के लिए, वरना इसका आसान तरीका तो ये था कि आज आप इसको बैन कर देते, इसको रोक देते, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता है कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, IT। हारून साहब, एक चीज़ बताइए, अगर बाइनेंस को देखें, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को देखें या मुख्तलिफ करेंसी को देखें, इसकी जो एक्सचेंजेस हैं किसी मुल्क में लीगल हैं, किसी मुल्क में इलीगल हैं, किसी मुल्क में अभी तक वो किसी कानूनी दायरे के अंदर मौजूद ही नहीं है और मालूम ही नहीं है कि कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। इब्तदाई तौर पे आपको भी मालूम हुआ, लोगों ने कहा जी नहीं ये फ्रॉड है। जब बिटकॉइन की बातें हुई थी, वन कॉइन आने लगा, उसके सेमिनार्स होते थे, लोग कहते थे फ्रॉड है, लेके दौड़ जाना है, पता ही नहीं चलना क्या होना है। लेकिन अब रफ्ता रफ्ता उसकी तरफ रुजू करना शुरू किया और अभी भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई ये जो हमारे हाथ में पैसा है यही असल पैसा है, ये डिजिट्स में पैसा क्या होता है, ये वाली गेम कैसे होती है, ये कैसे कमाया जा सकता है, ये कैसे निकल सकता है, ये सारा 2 नंबर धंधा है, इसको 1 नंबर धंधे में कन्वर्ट करने की ये बातें। इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाइए कि ये दुनिया में कॉन्सेप्ट आया क्यों, इसका फरोग क्यों पा रहा है और मुस्तकबिल इसी का क्यों है। इसके पीछे जो नुमाया टेक्नोलॉजी है उसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पुरानी है, लेकिन जो उसकी एप्लीकेशन है जिसका नाम बिटकॉइन रखा गया, यानी कि बिटकॉइन नेटवर्क रखा गया, कि 2009 में सतोशी नाकामोटो, एक एनोनिमस आदमी जिसका आज भी नहीं पता वो साहब कौन है या एक से ज्यादा का मजमूआ था, इन्होंने ये कोडिंग डिजाइन की 2009 में। और 2009 में उनके एक दोस्त के साथ मिलकर उस पर वो माइनिंग करते थे और आपस में एक दूसरे को ट्रांजेक्शन करते थे। वक्त गुजरता चला गया, उसकी थोड़ी बहुत अवेयरनेस बढ़ती चली गई, कुछ उसको गलत जगह इस्तेमाल किया गया, जैसे सिल्क रोड का वाकया था, उसमें ड्रग्स की सप्लाई होती थी, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी, नया अडॉप्शन, ऊपर से ये बहुत सारी कंपनी फिनटेक के नाम पर, जिस तरह ये पेपाल है या आपके बहुत सारे जो, जिस तरह आप इंडिया में देख लें और यूरोपियन कंट्रीज में देख लें, जहाँ पर ये मास्टर वीजा कार्ड वगैरह में बहुत सारी फिनटेक कंपनी ने इस पर काफी नुमाया किरदार अदा किया। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इसमें कोई थर्ड पार्टी, कोई सेंट्रल पार्टी नहीं होगी और इसमें पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर होगा। ये उसने एक ऐसी कोडिंग डिजाइन की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और एक जो हमारे पास एक नया फाइनेंशियल स्कीम आ रहा है वो आपको नजर आ चुका है, वो क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, देखें ये तो एक पूरा एक मशीन का काम है, मशीन का नेटवर्क है जो इसको ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करता है, उसको रिकॉर्ड करता है और उसको फिर ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जहाँ बैंकिंग सिस्टम है, जहाँ पे थर्ड पार्टी के जिम्मे ये होता है कि वो हमारे पैसों को अपने पास डिपॉजिट करे, उनके पास सिर्फ एक लेजर होती है जहाँ पे वो डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है। यहाँ पे लेजर जो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है या अक्रॉस द इंटरनेट होती है, अक्रॉस द कंप्यूटर्स होती है। 12-13 हज़ार कंप्यूटर के ऊपर डेटाबेस होता है जिसको आप रेप्लिकेट कर सकते, जिसका आप रेप्लिका बहुत ज्यादा शक्ल में होता है, तो आप उसको कहीं से भी हैक भी कर लेंगे
तो बाकी डिवाइसेस पे आपको उसका डेटा मिल जाएगा। दूसरा इसमें सिक्योरिटी है, इसमें डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें ब्लॉक के अंदर जो है ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि एक हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, और ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इंटरनेट ऑफ मनी कहलाता है। ये इंटरनेट पे घूम रहा होता है। अक्सर लोग इस बात की जो है वो गवाही देते हैं कि जी वो समझते हैं कि हारून साहब एक चीज समझाइए, अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे में आप मुख्तलिफ को देखें तो आपको मालूम पड़ता है, अगर आप यमन की सूरत हाल देखें तो हिजबुल्लाह के ऊपर और उनकी एक फलाही इदारा है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये क्रिप्टो के अंदर असलहे की स्मगलिंग करते हैं या उसके पैसे अदा करते हैं। फिर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि ये क्रिप्टो के ऊपर करते हैं और पेमेंट क्रिप्टो के ज़रिए की जाती है। फिर हमें क्रिप्टो की हैकिंग भी दिखाई दी जहां पे वॉलेट से पैसे निकल गए और बड़े बड़े पैमाने के ऊपर निकले, और ये कहा जाता है कि ब्लॉकचेन है, हर चेन को देखा जा सकता है लेकिन वो मुख्तलिफ अकाउंट्स में गए। तो रिवायती बैंकिंग सिस्टम और इस सिस्टम में बुनियादी तौर पर फर्क क्या है और शफाफियत इसमें कैसे आएगी? देखिए, पहली बात तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसमें थर्ड पार्टी के पास एक जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे डेटा को मेंटेन करें। हम उनको डिपॉजिटर करार देते हैं, वो हमारे कस्टोडियल बन जाते हैं कि हमारे ब्याह पे वो अपने पास पैसा कस्टडी स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जहां तक बात है ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो करेंसी की, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, ये पेयर टू पेयर होता है। इसमें कोई भी मशीन अपनी कोडिंग के तहत उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर सकती है। मैंने फिर वही बात है कि उनके पास एक लेजर मेंटेन हो रही है, जो डेबिट क्रेडिट, अगर उस लेजर के ऊपर अटैक किया जाए, साइबर अटैक किया जाए, तो वो गैर महफूज है। जहां तक बात है ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो करेंसी की, वहां पर ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है, और इस तरह के जो ब्लॉक्स हैं, जैसे अगर हम बिटकॉइन की बात करें, अब तक कोई 9.5 लाख से ज्यादा ब्लॉक्स बन चुके हैं 2009 से लेकर अब तक। हर 10 मिनट के बाद ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक के अंदर 4 से 6 हज़ार ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आता है। लेकिन जहां तक बात है बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, इसका हर रिकॉर्ड होता है। और आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा, महीनों में, कि जो कंट्रीज हैं, जो उनके जो बड़े बड़े जो रेगुलेटर्स हैं, वो चाह ये रहे कि इसको अडॉप्ट कर लें, ताकि इसको। अच्छा हारून साहब, एक चीज बताइए, मैं आमियाना सा एक सवाल है, न्यू पोर्ट से ताल्लुक रखने वाला एक हाउस है जो केस लड़ रहा है पिछले कई सालों से, और उसके मेरे ख्याल से 62 करोड़ पाउंड के जो बिटकॉइन का जो उसका कोड था, वो हार्ड ड्राइव उसकी गर्लफ्रेंड ने बाहर फेंक दी, वो उसी का केस आज तक लड़े जा रहा है। अगर ये कोड गायब हो गया, किसी के ज़हन में ना रहा, ये कहीं पे आपने लिखा हुआ वहां से रेज हो गया, तो इसका मतलब कि आपकी सारी की सारी कमाई गई? जी बिल्कुल, देखिए आपके सवाल में जवाब है, क्योंकि जो बिटकॉइन का, जो आपका क्रिप्टो करेंसी का जो कोडिंग है, उसके पीछे मैंने कहा कोई थर्ड पार्टी नहीं। मैं बात करूंगा Web3 वॉलेट की। जो बाइनेंस है, HTX है, ये सारे Web2 हैं, इनके ऊपर लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। अगर ये गुम भी हो जाए तो आप अपने क्रेडेंशियल दिखा के, अपनी प्राइवेसी दिखा के आप उसको दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। एज फार एज Web3 इज कंसर्न, जहां पर कोई थर्ड पार्टी होती नहीं, इसमें आप जिम्मेदार होते हैं। व्हेनेवर यू डाउनलोड द वॉलेट फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द ब्लॉकचेन, आपके पास एक वॉलेट क्रिएट होता है। आप उसको क्रिएट करने के बाद उसमें 12 प्राइवेट कीज होती है, वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, वो आप अपने पास लिख के उसको स्टोर कर लें। और उसमें अपने पास जितने भी टोकन्स हैं, USDT की फॉर्म में, स्टेबल कॉइन की फॉर्म में हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम, सोलाना, जितनी भी करेंसी इस वक्त अवेलेबल है इंटरनेट पर, 1 लाख से ज्यादा अवेलेबल है। आप उनमें से कोई भी किसी भी चेन को वहां पर अपने पास आप टोकन को आप स्टोर कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि वो किसी और को भी नहीं पता होगा। देखिए, दुनिया जा रही प्राइवेसी की तरफ। दुनिया अपने फिजिकल एसेट के ऊपर जो आपकी प्राइवेसी होती है, आपको सरेंडर करना पड़ती है। अब दुनिया ने नया रुख ले लिया। हम दुनिया से थोड़ा सा पीछे, लेकिन अगर हम एडवांसमेंट की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अडॉप्टिंग राइट नाउ, जहां पर आपकी प्राइवेसी को मजीद सिक्योर किया जाए, ताकि। ठीक, मेरा एक आखिरी सवाल हारून साहब, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है। कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि इसके नतीजे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो? देखिए, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो खदशा था वो अब दूर हो चुका है। पाकिस्तान में NOC जारी किया जा रहा है, उसके शराइत बहुत ज्यादा है, बहुत सख्त है, उसमें रेगुलेट किया जा रहा है, ताकि वो हमारे सिस्टम, क्योंकि अब जो भी एक्सचेंज के ऊपर काम करेंगे, उनका सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा जो होगा हमारे इदारे के पास मौजूद होगा। वक्तन फवक्तन जो है उस कंपनीज को, उस एक्सचेंज को मुहैया करना होगा, चाहे हारून के पास कौन से अकाउंट है, किस KYC के ऊपर, NIC के ऊपर, कब वो मेंटेन हुए, कितना उनके पास से इन हुआ, कितना आउट हुआ। तो यहाँ पे तो सवाल पैदा होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो वैसे भी जो है कोई नजर नहीं आती कि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ साइबर रहता है जिसका आप ये कह सके कि यहाँ पर इस तरह की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो सके। और दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है कि मैं ये बार बार कहूंगा कि जितनी भी एक्सचेंज में सबको लाइसेंस दिया जाए, कंपनी को बुलाया जाए, जितना जल्द हो सकता है उसको अपने नेटवर्क में लाया जाए, ताकि वो अपना डेटा आपसे शेयर कर सकें, और इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग होने के चांस जो है वो बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकेंगे, बिल्कुल आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं।